सर अनम्यूट कीजिए। वर्क पढ़ रहे थे ना। अगर कोई भी क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल अगर लेना है तो एक सिलेंडर लेंगे, इसमें एक पिस्टन लगाएंगे और मान लो यहाँ पे जो प्रेशर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसको चेंज करवा सकते हैं। रेड वाला दिख रहा है ऑनलाइन को? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में चेंज होगा। T1 V1 T1 अभी है, कुछ देर बाद ये में भी P2 V2 और T2 हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी क्या है, इसके चलते अगर फोर्स देखेगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा, इस गैस के चलते ये जो तुम्हारा पिस्टन है इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स के चलते मे भी एक इधर की तरफ मूव कर सकता है, ऊपर। तो अभी ये पोजीशन हो गया, इसका मूव कर गया कितने से? dx से। dx से कहा चला गया? ऊपर की तरफ चला गया। तो इस केस में जो वर्क होगा, छोटा सा वर्क होगा dw, उसकी वैल्यू कितनी होगी? f इंटू dx। हाँ, ये होगा तुम्हारा। अब जो f है यहाँ पे, ये f कहां से निकलेगा? इस इंस्टेंट पे जो प्रेशर है वो, और चूंकि प्रेशर वेरी कर रहा है, लेकिन हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो कैसा डिस्प्लेसमेंट है? छोटा है। तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए उतने टाइम के लिए मान सकते हैं हम प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, चेंज होगा, इट में बी P प्लस ये वाला टर्म हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर इसमें एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर dx से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर f लिखना है, f विल बी P इंटू ए। किसी भी इंस्टेंट पे अगर फोर्स निकालोगे तो कितना होगा? P इंटू ए, जो यहाँ रख देंगे। सो dw कितना हो जाएगा? dw विल बी P a dx। और अगर इसको कंबाइन कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx, क्या हो जाएगा? ये dv। तो जो वर्क डन होगा इट विल बी P dv। और तुम्हें टोटल वर्क चाहिए फ्रॉम P1 टू P2, या फिर फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वर्क डन बिटवीन टू इक्विलिब्रियम states for a closed system क्या हो जाएगा तुमको? इसको इंटीग्रेट करो, dw बराबर किसके होगा? Pdv फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन। चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, प्रेशर में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, उसके लिए तुमको प्रोसेस बता करके रखेगा। तो इधर का जो टर्म होगा इट विल बी डेल्टा डब्ल्यू विल P dv इंटीग्रेशन I टू F। एंड ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ये है वर्क डन। सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम होना चाहिए। ओपन सिस्टम होगा तो नोट में लिख सकते हो, फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए जो वर्क डन होता है इट विल बी माइनस ऑफ VdP इनिशियल टू फाइनल।
अगेन में भी ये कहाँ से आया, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो केमिस्ट्री वाले सर बता देंगे तुमको कि ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होकर के इसमें, वही तो कह रहे हैं, वो हम बता देंगे, फिर पैसा मिलेगा हमको केमिस्ट्री का पढ़ाने का, क्यों एक्स्ट्रा का मेहनत करें, पैसे दिलवा दो इस क्लास का, पढ़ा देंगे। जाओ सर से बात करो कि सर ये वाला जो लिखे है ना, ये हमको अभी जानना है, हमको केमिस्ट्री तक का वेट नहीं करना, अभी डायरेक्टर सर आए भी हैं, बात करो उनसे। ओपन सिस्टम है ना केमिस्ट्री में, पढ़े हो ना? अरे पढ़ के आए तो केमिस्ट्री में, नहीं पढ़े हो? अरे पहले तो कभी पढ़े होगे ना। हाँ तो केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे ना कि वर्क डन बाय ओपन सिस्टम कितना होता है। अच्छा चलो यार, काहे परेशान हो रहे, बता ही दे रहे हैं। देखो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, मास फ्लो होगा, इतना तो आइडिया होगा ना कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास फ्लो होता है। तो देखो अगर इस पॉइंट का प्रेशर P1, यहाँ का वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, ये सारी क्वांटिटीज अगेन लिखना नहीं है, बस तुम्हारा मन रखने के लिए समझा दे रहे हैं। टेम्परेचर T2 है। अब देखो जब भी इस तरीके का सिस्टम होता है ना, तो इस सिस्टम के लिए हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। क्या लेते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। पिछले वाले केस में यहाँ पे क्या होता है ना, मास जो होता है वो क्या होता है, वेरी करता है। तो मास वेरी करता है, उसके चलते मास फ्लो होगा। मास वेरी करने क्या होगा, मास एक जगह से या सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो हो रहा होगा, तभी तो वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो अगर यहाँ पे तुम वॉल्यूम लेते हो छोटा सा, ये छोटा सा वॉल्यूम लिया जो कहाँ पे है, 0.1 पे है, इस वॉल्यूम को मूव करके तुम यहाँ पे ले गया, या इस वॉल्यूम को मूव करके गैस यहाँ पे ले गया, तो उस मूव करवाने में काम करना पड़ेगा। और जब भी फ्लो होता है वो कहां से कहां तक होता है, यानी P1 इज हायर देन P2। अब दो चीज है, एक तो वॉल्यूम मूव करवा रहे कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो जो वर्क डन होगा V, इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ये जो टर्म होगा ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन, V इंटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। लेकिन यहाँ पे P फाइनल माइनस पी इनिशियल है ना, अगर छोटा सा चेंज देखें, हम पूरा ये चेंज नहीं देख रहे, हम क्या कर रहे हैं, इस दो लाइन के बीच में जिनका प्रेशर डिफरेंस कितना है, डीपी है, हम इस वॉल्यूम को यहां से मूव करवा करके कहा ला रहे हैं, यहां तक ला रहे हैं। तो इसमें जो वर्क डन कराना पड़ेगा ना, दैट वर्क डन विल बी गिवन बाय दिस। अब क्यों ये माइनस आना आया, क्योंकि फाइनल वाला जो प्रेशर है दैट इज लेस देन इनिशियल प्रेशर, क्योंकि यहां से फ्लो यहां पे हो रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा फाइनल प्रेशर है, एंड दिस फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर, क्योंकि फ्लो कहां से कहां होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी फाइनल प्रेशर जो हो गया वो कम हो गया, इसलिए डीपी किस में रिप्रेजेंट करेंगे, डीपी जो वैल्यू आएगा ना, इट विल बी नेगेटिव। डीपी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बाहर माइनस साइन लिखते हैं। और ये V क्यों आ रहा है पहले, क्योंकि अभी हमने कंट्रोल जो जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में मास को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, और वही वॉल्यूम मूव हो रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम होता है, जब भी ओपन सिस्टम होगा, तो ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। और कंट्रोल्ड वॉल्यूम में क्या लेते हैं, जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह या तो तुम करवाओगे तो वर्क डन तुम्हारे चलते होगा, या फिर गैस करवाएगा तो वर्क डन किसके चलते होगा, गैस के चलते होगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये, ठीक है। मे भी अगर फॉर्मूला पूछ दिया तो यूज कर लेना, फॉर्मूला ही पूछेगा, अगर फिजिक्स में पूछना भी होगा तो बस फॉर्मूला कि ओपन सिस्टम में वर्क डन कितना होगा, वो बस तुमसे पूछेगा, लिख लियो। अब पता चल गया कि माइनस क्यों होता। चलो अब मजे करो। इसके लिए लिखेंगे फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन बाय क्लोज्ड सिस्टम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन बाय क्लोज्ड सिस्टम, वर्क डन बाय क्लोज्ड सिस्टम। अगेन जो हमारा सारा डिस्कशन है वो किस पे है, क्लोज सिस्टम पे ही है। तो ये जो है W P dV,
इनिशियल टू फाइनल। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ ऑन, एक चीज और ध्यान रखना, ऑन वॉल्यूम एक्सिस। अगर तुम्हारे पास पीवी ग्राफ है, दिस इज पी, इधर वी है, अगर ये तुम्हारा ऐसा ग्राफ है, कुछ वर्क डन निकालना है, ये इनिशियल कंडीशन, ये है तुम्हारा फाइनल कंडीशन। अब यहां से लाइन, ये जो ग्राफ आएगा, देखो इस ग्राफ और किस एक्सिस के बीच में एरिया निकाल रहे हैं? वॉल्यूम एक्सिस से। प्रेशर एक्सिस से निकालोगे ना तो वो किसके लिए हो जाएगा? ओपन के लिए हो जाएगा। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ग्राफ, ये जो ग्राफ है पीवी ग्राफ और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम एक्सिस पे ये जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? वर्क। और यहाँ पे एरो भी इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां जा रहे हो, तो वर्क डन किस तरीके का होगा। अब इसके लिए साइन कन्वेंशन, अभी साइन कन्वेंशन जब पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ तो उसमें साइन कन्वेंशन बताएंगे। हो गया? हटा दे इसको। अब इस वर्क जो है, एक और मेथड होता है कैलकुलेशन ऑफ वर्क। विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस मेथड में क्या होता है, हमें इंटरनली जो भी चेंजेस हो रहा है उसके बारे में मतलब नहीं रखना होता है। मतलब गैस के इनसाइड जो प्रेशर है, अब ये मैंने हॉरिजॉन्टल लेके कर रहा, अगेन ये तुम्हारा एक पिस्टन सिलेंडर है, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर से हमें मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाते हैं, और ये जो सिस्टम है ये कहाँ रखा गया हुआ? एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। तो इधर क्या लग रहा होगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नॉट। ठीक है। अब मान लो ये क्या है, ये क्या हो सकता है, या तो इधर की तरफ भी जा सकता है और इधर की तरफ भी जा सकता है, डिपेंड ऑन इस पे तुम किस तरीके का प्रोसेस कर रहे हो। तो अब होगा क्या कि जो ये जो सिस्टम है, मान लो डिस्प्लेस हो गया कितने से? dx से। तो ये सिस्टम इसके अंदर जो गैस रखा हुआ है उसके चलते इधर डिस्प्लेस हो रहा होगा, या फिर ये इधर भी हो सकता है। अगेन जो प्रोसेस इस गैस पे होगा उसके अकॉर्डिंग इधर और इधर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन ऑन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वर्क डन ऑन दी स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कितने से हुआ? x से हुआ, इसका डिस्प्लेस सॉरी dx से हुआ, तो वर्क जो होगा dw इट विल बी व्हाट? e नॉट a इंटू dx प्लस kx इंटू dx। ठीक है, ये निकालने का तरीका है। जब इसमें x का डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो भी कंप्रेशन होगा, तो इस कंप्रेशन के टाइम में फोर्स लग रहा होगा इस पे कितना? kx, और kx के बाद तुमने dx का डिस्प्लेसमेंट शो किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या देगा? वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। कौन वर्क कर रहा है? गैस कर रहा है। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और साथ ही साथ स्प्रिंग पे। तो वर्क चाहिए तुमको, अगर वर्क निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली ये कितना हो जाएगा? पी नॉट एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए तुमको गैस के अंदर का प्रेशर कितना है उसकी जरूरत नहीं पड़ी। किसका जरूरत पड़ा तुमको? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अब यहाँ पे तुमको इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन चाहिए। क्रॉस सेक्शन में भी वो सर्कुलर हो सकता है, जैसे अगर तुम्हारा ऊपर से देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा सर्कुलर। अगर इसका रेडियस दिया हुआ है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर। ठीक है।
ये एक मेथड है, इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें गैस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया होगा। क्या क्या देगा तुमको, यहाँ पे दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंफॉर्मेशन, और जो स्प्रिंग लगा हुआ है उस पिस्टन से उसका इंफॉर्मेशन। अगर इसको वर्टिकली अलाइन करके रखते तो क्या होता, अगर वर्टिकली अलाइन करके रखते तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन भी आता। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर कुछ वेट होता, मान लो इसके पास ये जो पिस्टन है इसके पास वेट है कितने का, mg का, तो इसको ऊपर डिस्प्लेस करो या नीचे डिस्प्लेस करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आएगा, तो वो वाला पोर्शन भी यहाँ दिखेगा। जब हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तो लेवल चेंज नहीं हो रहा, ग्राउंड से जितना ऊपर है पिस्टन उतना ही सेंटर ऑफ मास उसका ऊपर होगा। तो इसलिए इस केस में हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में हम किसका कंपोनेंट नहीं देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन नहीं देखते हैं। हो गया, नोट में लिखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जब हो रहा होगा तो वर्क डन कैसे देखेंगे। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, अगर तुम्हारे पास पीवी ग्राफ है तो जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर आकर के खत्म होगा। अब साइक्लिक प्रोसेस ना दो तरीके का हो सकता है। ऐसा अगर कोई प्रोसेस होगा जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, कहां से खत्म हो, 2 पे गया लेकिन फिर 1 पे आ गया, और जो चलने का तरीका है वो कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस है, यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो। और दूसरा एक तरीका हो सकता है पीवी, लेकिन इसमें 1 इधर है 2 इधर है, तो मैं से चल के आया और फिर कहाँ पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन होगा, दोनों में क्या होगा, इन दोनों में स्लाइड डिफरेंस होता है। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख सकते हो। अब इसमें जो वर्क डन होता है ना, जब भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो इसका जो वर्क डन होगा इट विल बी एरिया इनक्लोज्ड अंडर द साइक्लिक प्रोसेस। जो साइक्लिक प्रोसेस है ना उसके अंदर, जैसे ये तुम्हारा प्रोसेस है, प्रोसेस यहां से शुरू हुआ फिर यहीं पे आकर के खत्म हो गया, इसके अंदर जो ग्राफ इनक्लोज हो रहा है और इसके अंदर जो ग्राफ इनक्लोज हो रहा है, देखो इसको एक्सिस से कुछ लेना देना नहीं है, ये समझ में आएगा। अभी आगे चलेंगे थोड़ा, जब साइन कन्वेंशन बता लेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे देख रहे हो, इस केस में ये जो नीचे वाला एरिया इंक्लोज हो रहा है उससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है, जो यहाँ पे है, जो इस साइकिल के अंदर इंक्लोज हो रहा है वो, और इस केस में भी जो इस साइकिल के अंदर इंक्लोज हो रहा है वो, उससे हमें मतलब है। और इस केस में जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो सब समझ में आने लगेगा क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है। तो जब भी क्लॉकवाइज साइकिल होगा, कोई भी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होगा, उसका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर तुम नेगेटिव ला रहे हो तो गलत है, बस साइन चेंज कर देना अगर कैलकुलेशन सही किए हो। अगेन जो वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर प्रोसेस कोई हो रहा, तो उस वर्क डन को क्या, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क निकाल के देखेंगे।
साइन कन्वेंशन में लिख लो, या पहले साइन कन्वेंशन अभी नहीं लिखते, चलो हीट समझ लेते हैं पहले। हीट तो पढ़ ही चुके हैं पहले भी, हीट का जो सिनेरियो है वो पहले ही देख चुके हैं, कैलोरीमेट्री में देखे थे, फॉर्मूला सेम रहेगा अगर तुमको हीट निकालना है, हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग is given as delta Q equals to m c delta T, या फिर इसको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में दिया हो तो क्या लिख सकते हो, n c डैश लिख दो यहाँ पे, n c डैश डेल्टा T। सो ये स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाँ, अब इन दोनों केस में C का जो यूनिट होगा वो अलग अलग होगा। m c डेल्टा T में क्या यूज कर रहे हैं, ये ज्यादातर हम यूज कहा कर रहे थे सॉलिड और लिक्विड्स में। सॉलिड्स और लिक्विड्स में जब हीट ट्रांसफर होता है तो हम ज्यादातर क्या यूज कर रहे थे, मास यूज कर रहे थे, मास गिवन था, और फिर C यूज कर रहे थे डेल्टा T। और यहाँ पे C का जो यूनिट था वो क्या आ रहा था, बोलो C का यूनिट क्या आएगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सॉलिड और लिक्विड के लिए मैंने बोला था कि ये जो टर्म है ये क्या रहेगा, C जो है ये एक सॉलिड के लिए कितना C पॉसिबल है, एक ही C पॉसिबल है, या एक लिक्विड के लिए कितना C पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है। लेकिन जब गैस के केस में आते हैं, गैस का जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो ज्यादातर किस फॉर्म में देगा, नंबर ऑफ मोल्स में देगा, कि जो भी तुम्हारा सिस्टम है उसमें 5 मोल्स ऑफ गैस है, कोई भी गैस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो m की जगह हम क्या यूज करते हैं, n यूज करते हैं। और अब जो C है तुम्हारा C डैश, ये डिपेंड्स ऑन व्हाट, C डैश डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन प्रोसेस। इस पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये बताए थे पहले कि एक गैस के लिए कितना नंबर होता है इसका, इनफाइनाइटली पॉसिबल है, क्योंकि जितना प्रोसेस करोगे उन सारे प्रोसेस के लिए अलग अलग C की वैल्यू आएगी, और अगर अलग अलग C की वैल्यू आ रही है तो तुमको बता करके रखेगा प्रोसेस कैसा हो रहा है, क्योंकि अगर प्रोसेस नहीं बताएगा तो फिर तुम C यूज नहीं कर पाओगे। जैसे अगर करके या पढ़ के आया होगा तो कांस्टेंट प्रेशर बोलता है तो हम C की जगह क्या यूज करते हैं, Cp यूज करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता है तो Cv यूज करते हैं, ठीक है। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसका सब बात करते चलेंगे, और जो भी प्रोसेस होता है उस पर क्या वैल्यू डिपेंड करती है, C की वैल्यूज डिपेंड करती है। और साथ ही साथ इसका यूनिट देखोगे, C डैश का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, यूनिट बताओ। हाँ, यूनिट जो होगा इसका कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो n है, दिस n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसलिए इसका जो यूनिट आता है कैलोरी पर मोल। अब इन दोनों का रिलेशन बता सकते हो, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अगर ये दे दिया, मान लो गैस के लिए तुमको ये दे दिया, और यूज क्या करना है, ये यूज करना, फिर कैसे कन्वर्ट करोगे, मोलर मास से डिवाइड करो, किस में, यानी C डैश जो होगा, C डैश की वैल्यू कितने के बराबर होगी, C बाई MO, इसके बराबर होगा। आ रही बात समझ में, लिख लो। उल्टा नहीं बताया हो ना, उल्टा बताया हो। एक मिनट रुक जाने दो, मैं खुद कैलकुलेट करके देख लूंगा। C बाई C, देखो अगर इसको कन्वर्ट करना है,
ये वाला जो चीज है, ये और ये वैल्यू का कन्वर्जन करना है। तो अगर m दिया हुआ, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, ये वैल्यू जो होगा वो होगा n इंटू m, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना मास को। तो अगर देखो तुम्हारे पास m इंटू सी है, तो इसको क्या लिख सकते हो? दिस टर्म कैन बी रिटन एज स्मॉल n इंटू कैपिटल M इंटू सी। अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको कंपेयर किससे करना है हमें? इस फॉर्म में लिखना है। तो यहां से जो रिजल्ट है, जब कंपेयर करोगे ये वाला टर्म से, तो हमें क्या दिखेगा? एन सी एम नॉट बराबर किसके होना चाहिए? इस वाले टर्म के, एन सी डैश के। तो यहां से कितना आ जाएगा? सी जो होगा इट विल बी सी डैश बाई एम। पहले तुमने यही बताया था या उल्टा बताया था? ठीक है, तो लिख लो। और इसको यहाँ धीरे से कर देना ग्राम। और सीरियस की भी अलग से नाम कुछ होता है, तो मैं देख ले रहा हूँ, इसको शायद मोलर बोलते हैं। सी ग्राम इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। सीरियस को क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में एक बार आराम से चेक कर लेना कि तुमको क्या दिया हुआ है और क्या यूज करना है। अगर ग्राम वाला दिया हुआ है तो ग्राम वाला दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ देता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सी ग्राम एंड सी मोलर? क्या रिलेशन होगा? ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। और सी ग्राम का यूनिट कितना? ये सी मोलर का क्या यूनिट है? ये वाला। अब ये सारी जो चीजें है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगेन किस प्रोसेस से कितना सी का वैल्यू आएगा वो देखेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यू से। और इंटरनल एनर्जी जो होता है फ्रॉम केटीजी हमने देखा, यू की वैल्यू कितनी थी? एन एफ आर टी बाई 2 ये होता है। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। सो डेल्टा यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? डेल्टा यू विल बी एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। इसको हम फाइनली ये वाला जो टर्म है उसको क्या लिख रहे थे? पीवी लिख रहे थे। एफ आर बाई 2 को क्या लिख रहे थे? पीवी लिख रहे थे। लेकिन वो अभी तुमको पता चल जाएगा कि उसको हम सीवी लिख रहे हैं। और अगेन ये किसके लिए यूज करेंगे? आइडियल गैस के लिए। आइडियल के लिए गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। वो नोट में लिखवा चुके हैं केटीजी में। और रियल गैस के केस में, रियल गैस के केस में इंटरेक्शन होगा तो मे भी बाकी सारे फैक्टर्स भी आ सकते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग उनका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। क्योंकि अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए तुम्हारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के चलते क्या आता है? इंटरनल एनर्जी आता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास रियल गैस है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों मिलकर के क्या देगा? इंटरनल एनर्जी देगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन और सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग कितना है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसलिए इस केस में क्या बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। अब ये तीनों टर्म जान गए हो,
अब हम पढ़ सकते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट जो इसका है वो लिख लो। लिखना heat supplied to a system is equal to change in internal energy of the system and change in internal energy of the system and work done by the system। जो भी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं वो कहाँ कहाँ जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकता है और वर्क कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसका, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सिस्टम को जितना तुमने हीट दिया था, और हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकता है या फिर वर्क कर सकता है। तो वर्क डन भी क्या है तुम्हारा, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी तो एनर्जी है। तो इसी किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। और जो लॉसेस है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। जो भी लॉस है पूरी सराउंडिंग या फ्रिक्शन के चलते जो लॉसेस आते हैं उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, या वो उनकी वैल्यू छोटी होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा यू इज change in internal energy और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, देन क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे हमें यूज करना होता है साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन है इफ heat added to the system, heat added to the system is taken as positive। बस मैं पॉजिटिव वाला लिखा रहा हूँ, इसका रिवर्स वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम को तुम हीट ऐड कर रहे हो तो उसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अगर सिस्टम तुमको हीट सप्लाई कर रहा है तो मतलब सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो उस केस में क्या लेंगे, डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ।
अगर सिस्टम में हीट तुम ऐड कर रहे हो तो क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। नंबर 2, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम is taken as पॉजिटिव। जो सिस्टम वर्क करेगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सिस्टम जो वर्क करेगा अगेन दैट विल बी टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव। जो तुम हीट ऐड कर रहे हो सिस्टम को वो पॉजिटिव, साथ ही साथ सिस्टम ने जो वर्क करा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर तुम सिस्टम पे वर्क कर रहे होगे तो नेगेटिव लेंगे। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर यह बाय द सिस्टम है तो क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो नेगेटिव होगा। यानी अगर वर्क डन ऑन द है तो या W की वैल्यू कितना रखेंगे, माइनस में रखेंगे। थर्ड क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी is taken as पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी के चेंज को क्या लेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे। अगर सवाल में लिखा हो कि इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग बाय 10 जूल, तो जब यहाँ पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, पॉजिटिव पुट करोगे। अगर बोलेगा इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग बाय 10 जूल, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, माइनस में पुट करोगे। और ये तीनों साइन कन्वेंशन कहाँ यूज करेंगे, ओनली इन फिजिक्स। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कहाँ गया, हो गया। लिखना एक सवाल है। when a system is taken when a system is taken when a system is taken question है ये, when a system is taken from a state 1 to when a system is taken from state 1 to 2 from state 1 to 2 along path 1A2, ये पाथ का नाम है। along 1A2 it is found heat added is 50 calorie. Heat added is 50 calorie, 50 calorie, and work done by gas is 20 calorie. Full stop. If it is taken along 1B2 heat added is 36 calorie. Heat added is 36 calorie. 36. Then find work done. Along this path. ऐसा कुछ है। ये तुम्हारा 1 ये 1 और ये है 2, इधर A है
ये है बी। जब इधर से भी पहुंच सकते हो 2 पे और इधर से भी पहुंच सकते हो कहाँ पे 2 पे। तो एक बार ये पाथ फॉलो कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बार ये पाथ फॉलो कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो तुम्हें बताना है कि दूसरे केस में क्या 6 देखते हैं। क्या सवाल पता ना क्या क्या तुम लोग लिख लिए हो। हीट एडेड एक में 50 कैलोरी है और वर्क डन कितना है 20 कैलोरी है। दूसरे केस में हीट एडेड कितना है 36 वर्क पूछ रहे हैं। सिक्स आ रहा है देखते हैं। सबका 6 आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, इधर से जाओ या इधर से जाओ, इधर भी फर्स्ट लॉ और इधर भी फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन अब है क्या कि अगर पाथ 1A2 के लिए देखोगे, और पाथ 1A2 के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और या अगर इधर से भी जाओगे, अब ये जो डेल्टा यू है किसका फंक्शन होता है, पॉइंट का फंक्शन होता है। ये पॉइंट फंक्शन होता है 1 और 2, अगर पॉइंट सेम है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तुम ऐसे फॉलो करो या फिर ऐसे फॉलो करो, इंटरनल एनर्जी बताए थे कल ही, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर तुम ये इस वाले से जाओ या दूसरे वाले से जाओ, यानी अगर डेल्टा यू यहां से कैलकुलेट करते कितना आता, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि हीट सप्लाइड हीट एडेड दिया हुआ कितना होगा 50, माइनस वर्क डन है या वर्क डन बाई है या ऑन है, बाई है। बाई को क्या रखते हैं पॉजिटिव रखेंगे, तो कितना रखोगे 20, कितना आएगा 30 कैलोरी, ये आया। दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या होगा, फॉर 1B2 अगर देखोगे तो अगेन डेल्टा क्यू किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस केस में डेल्टा क्यू तुमको दिया हो कितना 36, अगेन हीट एडेड है या सप्लाइड है, एडेड है तो पॉजिटिव रखेंगे। डेल्टा यू इस केस में जो होगा वही डेल्टा यू क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 के बीच में जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा किसी भी प्रोसेस से क्या होगा सेम होगा। तो 30 प्लस डेल्टा डब्ल्यू तुमको निकालना है, यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा 6 कैलोरी आएगा। नोट में लिखेंगे। लिखना, in case of a cyclic process, in case of a cyclic process,
in case of a cyclic process, first law of thermodynamics can be given as, in case of a cyclic process, first law of thermodynamics can be given as लिखना work या ऐसे लिखो, heat added to the system is equal to work done by the system, is equal to work done by the system. साइक्लिक प्रोसेस में जितना हीट ऐड करोगे थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, वही वर्क डन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जब जस्ट हमने पढ़ा कि अगर यहां से चल करके यहाँ पे आ गया वापस, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0, यानी डेल्टा क्यू जो होगा कितने के बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। ये किसके लिए यूज करेंगे, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, अगर कोई दूसरा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, कोई दूसरा प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और साइक्लिक प्रोसेस में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मॉडिफाई होकर क्या हो जाता है, हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके से जस्ट जो तुम्हारा स्टेटमेंट है उसको अलग तरीके से लिखने का वो है। चलो अब लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला प्रोसेस लेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर देखोगे, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इस केस में जो वर्क होगा कितना होगा, जैसे अगर वर्क निकालते हो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी डीवी, इंटीग्रेशन पी डीवी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी कितना हो जाएगा, 0, यानी वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, 0 होगा। कौन से केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर इसके लिए फर्स्ट लॉ लगाओगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ से क्या दिखता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जिसमें डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, 0, यानी इस केस में डेल्टा क्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। और जस्ट हमने फॉर्मूला देखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। और अगर इसको कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट फ्रॉम Q इज इक्वल टू या डेल्टा Q इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी, तो तुम्हें क्या दिखेगा, CV की जगह पे क्या बैठा हुआ, CV की जो वैल्यू है कितनी है, FR/2 है। इसलिए जब हम KTG पढ़ रहे थे तो उसी पे डेल्टा यू के लिए क्या लिख दिए थे, डेल्टा यू के लिए लिख दिए थे कि जब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होता है तो इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, CV लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे तुमने देखा कि फर्स्ट लॉ से क्या पता चल रहा है कि डेल्टा क्यू किसके बराबर है, फर्स्ट लॉ जब हम किसके लिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर आ रहा है। और डेल्टा यू जो होता है वो केटीजी से क्या मिला है, NFR डेल्टा टी बाई
यानी ये जो टर्म यहाँ पे रखा हुआ है ये कुछ नहीं है, क्या है, CV के बराबर है। तो इसलिए जब डेल्टा V पूछता है तो डेल्टा V के लिए कभी भी तुम क्या यूज कर सकते हो, डेल्टा U अगर तुमसे पूछ रहा है तो हम हमेशा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा U कैन बी ऑलवेज रिटेन एज NCV डेल्टा T। ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है नहीं, ये जो फॉर्मूला ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, क्यों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो कोई भी प्रोसेस हो हम हमेशा यहाँ पे क्या यूज करेंगे, CV यूज करेंगे। जो प्रूफ कहां से हुआ, इन दोनों को कंपैरिजन करने से कि ये जो वैल्यू है CV वो कितने के बराबर है, FR/2 के बराबर है, जहां F क्या है तुम्हारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो के लिए देखोगे, मोनो एटॉमिक के लिए CV की वैल्यू कितनी होगी, 3R/2। डाई के लिए CV जो होगा that will be 5R/2। हटा दे। सेकंड क्या है तुम्हारा, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी वर्क डन अगर निकालोगे, वर्क डेल्टा W विल बी TdV इनिशियल टू फाइनल। तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सो इट विल बी P V फाइनल माइनस V इनिशियल। या फिर टेम्परेचर के टर्म में अगर लिखना होगा तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, PVF माइनस PVI। और PV किसके बराबर होगा, NRTF के बराबर। PV किसके बराबर होगा, फाइनल वाला कंडीशन है तो यार फाइनल टेम्परेचर माइनस NRTI, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, NRTF माइनस TI। यानी वर्क डन निकालने के यहाँ कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। वर्क डन निकालने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा W, इधर इट विल बी P VF माइनस VI, या फिर NRTF माइनस TI। अब क्वेश्चन में क्या तुमको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पुट करके आंसर ला सकते हो। अगर टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ क्वेश्चन तो नंबर ऑफ मोल्स बता करके रखेगा, R तो तुम्हें पता ही है। अब यहाँ बस एक R यूज कर रहे हैं, R और R डैश लेकर के R बार लेकर के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ क्या आ रहा है, N आ रहा है, और N के साथ जो R आता है वो कैसा, यूनिवर्सल होता है या गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये थर्मोडायनेमिक्स दूसरा वाला जरूरत पड़ेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा इसके ऊपर बार लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स से जो R आता है दैट R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब अगर फर्स्ट लॉ देखोगे, फर्स्ट लॉ से क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q क्या लिख सकते हैं, NCP। CP क्यों लिख रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक है, प्रोसेस आइसोबारिक है। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, डेल्टा T बराबर किसके होगा, NCV, क्योंकि डेल्टा U के लिए हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, CV लेके चलते हैं, डेल्टा T प्लस, अगर उस फॉर्म में लिखोगे तो इट विल बी NR डेल्टा T, क्योंकि TF माइनस TI को क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो CP की वैल्यू कितनी आएगी, CV प्लस R।
ठीक है, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन। तो अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी चाहिए तुमको, सीपी चाहिए फॉर मोनोएटॉमिक, सीपी कितना होगा, हाँ 3r/2 प्लस r एंड दिस विल बी 5r/2। फॉर डायटोमिक क्या होगा, सीपी की जो वैल्यू होगी इट विल बी 5r/2 प्लस r and it will be 7r/2। हो गया, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, या इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वर्क कैलकुलेट करने के लिए। PV का जो रिलेशन है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वर्क कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वर्क में इंटीग्रेशन क्या करना होता है, PdV का इंटीग्रेशन करना होता है। तो अगर यहाँ से वर्क डन निकालोगे, डेल्टा W क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। अब ये जो P है, क्या इसको बाहर ला सकते हैं, P जो है उसको बाहर नहीं ला सकते क्योंकि P वेरिएबल है। ठीक है, अगर P वेरिएबल है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जो भी प्रेशर है उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख के यहाँ पे पुट कर दे तो काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल टू फाइनल, प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हो, K/V। K क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, इनटू dV होगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये कुछ होगा ना K के बराबर। तो यहां से अगर V निकालना है इन टर्म्स ऑफ P, या P निकाले इन टर्म्स ऑफ V, तो लिख सकते हो P विल बी V K/V, जो यहाँ पुट कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, K बाहर कॉमन करोगे तो इट विल बी V इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। सो डेल्टा W विल बी K VF/VI, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, K PI/PF लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा है, हाँ क्योंकि PI, बस वही चीज है, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, PI/VI बराबर किसके होगा, PF/VF के। तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, जहां K की वैल्यू क्या होगी, वेयर K इज इक्वल टू या तो PI/VI या फिर PF/VF, जो भी टर्म दिया हुआ है, या फिर अगर टेम्परेचर दिया तो NR/T भी यूज कर सकते हैं। सो वर्क डन निकालने का ये मेथड है। यहाँ F कर दो। हो गया,
इस केस में अगर डेल्टा क्यू निकालने को तुमसे बोला जाए तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा क्यू का? अरे नॉर्मल फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी, ये यूज करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सी किस में चेंज होता है, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है ये कितना, 0 है। डेल्टा टी क्या है, 0 है। तो सिंस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो सी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी या फिर अनडिफाइंड। मतलब जो भी तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो फिर हीट कैसे निकालोगे? मान लो बोल रहा है कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तुमसे पूछ रहा है फाइंड द हीट एडेड टू द सिस्टम, तो कैसे निकालोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हीट एडेड टू द सिस्टम होगा इट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्यों? हाँ, क्योंकि फ्रॉम वर्क या फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या मिलेगा तुमको? तुम्हें पता है कि डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन डेल्टा यू जो है इस केस में कितना है, 0। तो डेल्टा टी जो भी तुम्हारा आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के चेंज पे। तो अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। यानी डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। और डेल्टा डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ है। तो जब भी तुमसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या पूछ रहा हो, हीट एडेड टू द सिस्टम पूछ रहा हो या फिर हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। हो गया? नोट में लिख सकते हो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस heat added to the system, heat added to the system is equal to work done by the system, is equal to work done by the system। जो भी हीट तुमने ऐड करा वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा फोर्थ प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो इक्वेशन होता है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से अगर तुमको वर्क डन निकालना, अगेन वर्क डन का फॉर्मूला वही है, टीडीवी इनिशियल से फाइनल। अब की जगह इसको क्या लग सकते हो, के बाई वी टू द पावर गामा डीवी। ठीक है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, के वी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल। अब जो के है, के एक्चुअली किसके बराबर है, पीवी गामा के बराबर है। तो अगर के यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, के की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है ना, और पीवी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू अगर यहाँ लाके पुट करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, बचेगा पीवी डिवाइडेड बाई गामा। इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज इनिशियल टू फाइनल।
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाई गामा माइनस या 1 माइनस गामा। ये क्या देगा तुमको? वर्क डन देगा। या अगेन इसको कन्वर्ट किस में कर सकते हो? एन आर टी एफ माइनस टी आई, नीचे क्या होगा? 1 माइनस गामा। हो गया? अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? डेल्टा क्यू 0 होता, ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग को जाता है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम को जाता है। हीट इंटरेक्शन 0 हो जाता है। तो जब हीट इंटरेक्शन 0 होगा तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आती है कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। देखो यहाँ है ना, टी एफ और टी आई, वॉल्यूम और प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो अगर फॉर्मूला यूज करोगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, तो यहाँ से सी कितना होगा? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। अगर ये टर्म 0 हो गया तो सी की वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और फर्स्ट लॉ से देखोगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ से तुमको क्या मिलेगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जहां पे डेल्टा क्यू क्या है? 0 है। तो इस केस में जो डेल्टा डब्ल्यू होगा इट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए? वर्क डन कैलकुलेट के लिए। कौन सा फॉर्मूला? माइनस ऑफ एन सी वी डेल्टा टी। इस फॉर्मूला के हेल्प से भी तुम कौन सा वर्क निकाल सकते हो? एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क निकाल सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में गामा नहीं दिया हुआ, तुमको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, तो सीधे क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि सीवी जो है, अब यहां से कंपेयर करो इसको और इसको, ये वाला टर्म को कंपेयर करोगे, यानी सीवी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सीवी जो है, एक बार फिर से देख लो, क्या लिख सकते हैं? बस मैं इक्वेशन का नंबर दे दे रहा हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। मान लो इक्वेशन आर और दिस इक्वेशन इज एम। तो अगर आर और एम को कंपेयर कर रहे हो तो क्या आएगा तुम्हें? फ्रॉम एम एंड आर क्या लिख सकते हो? देखो डेल्टा टी की जगह क्या है? ये वाला टर्म है। डेल्टा टी की जगह क्या है? ये है। एन की जगह ये बैठा हुआ है, यानी सीवी की जगह एक और टर्म बैठा हुआ है। यानी यहाँ पे माइनस ऑफ सीवी जो होगा कितने के बराबर होगा? आर बाई 1 माइनस गामा। माइनस उधर भेजोगे तो सीवी कितने के बराबर होगा? गामा माइनस 1। ठीक है, ये कहां से पता चला? अगेन फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ से हमें दो चीज पता चला, सीपी सीवी में क्या रिलेशन है वो पता चला, और साथ ही साथ सीवी आर और गामा में क्या रिलेशन है वो भी कहां से पता चला? फर्स्ट लॉ से। जब एडियाबेटिक प्रोसेस को हमने कंपेयर करा तो डेल्टा डब्ल्यू किसके के बराबर आ गया? माइनस डेल्टा यू के। तो जब वैल्यू पुट करोगे फिर इस वाले टर्म को और इस वाले को कंपेयर करोगे, क्योंकि ये डेल्टा टी है
ये भी डेल्टा टी है, इधर नंबर ऑफ मोल्स, इधर नंबर ऑफ मोल, यानी जो भी टर्म बचा वो क्या होगा, माइनस सीवी के बराबर होगा। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो सीवी कैन बी आल्सो रिटन एज आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, तो अगर मेयर्स इक्वेशन से बोला जाए, फ्रॉम मेयर्स इक्वेशन सीपी कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस आर, यही होता है। तो सीपी अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो कितने के बराबर होगा, गामा इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। सो फ्रॉम ए एंड बी लिख सकते हो, Cp by Cv is equal to गामा। किसी भी गैस के लिए Cp by Cv का रेशियो कितने के बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। ये सारे किसके एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से। हो गया, नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा, PvX2 इज द कांस्टेंट। इस केस में जब वर्क निकालोगे डेल्टा डब्ल्यू कितना आएगा, देखो ये गामा वाले की तरह है ना, तो जो भी जहां पे वो गामा वाला इक्वेशन लिखा हो वहां पे क्या रिप्लेस कर दोगे, तो जो वर्क डन होगा इट विल बी पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये गामा की जगह एक्स है तो इधर आ जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एन आर पी एफ माइनस टी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये वर्क डन होगा किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, सेम फॉर्मूला है, बस गामा को किससे रिप्लेस कर देना, एक्स से रिप्लेस कर देना। अब यहाँ पे अगर हीट निकालने को तुमसे पूछा जाए, हीट इंटरेक्शन डेल्टा क्यू अगेन क्या होता है, एन सी डेल्टा टी होगा। अभी सी का वैल्यू क्या होगा किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, अगेन ये कहां से आएगा तुम्हारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा, डेल्टा क्यू बराबर किसके होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो एन सी डेल्टा टी किसके बराबर होगा, डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, सीवी डेल्टा टी प्लस डेल्टा, ये का हाँ टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे कि इधर डेल्टा टी से कंपेयर करना, तो एन आर डेल्टा टी
1 माइनस एक्स, यहां से C जो होगा इट विल बी CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ पे जो भी C का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? X पे डिपेंड करेगा। जो भी C का वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगा? X पे डिपेंड करेगा। ये एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसके हेल्प से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो? किसी भी प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो। कोई भी प्रोसेस हो, CV तो जानते ही हो, उसके लिए X का वैल्यू पुट करेंगे और X का वैल्यू पुट करेंगे, किसी भी प्रोसेस का क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? हो गया। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दो? C पोली से रिप्रेजेंट कर दो, POLY। अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का C निकालना होगा इट विल बी CV प्लस R 1 माइनस एक्स। होगा। अब देखो कंपेयर कर सकते हैं। जब भी तुम्हारे पास लिखना नहीं है बस समझ लो, अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए x की वैल्यू कितनी होती है? x का, हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए x कितना होता है? 0 होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इनफाइनाइट होता है। कैसे देखो, पीवी सार सब को हम कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम करना है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो ना। दोनों तरफ क्या कर दिया? x का पावर ले लिया, तो भी इधर जो टर्म आएगा वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। अब देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, यानी ये कितना होना चाहिए? 1। अगर इसका इफेक्ट ना दिखे तो वॉल्यूम क्या रहेगा तुम्हारा? तो अगर इसको इनफाइनाइट कर दे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो कितनी वैल्यू हो जाती है उसकी? 1। यानी ये 1 इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा तो x कितना हो जाएगा? स्लोप था, ये स्लोप था ना, तो इंफिनिटी इधर से सोच सकते हो। यहाँ पे इंफिनिटी पुट करके देखो क्या आ रहा है। इंफिनिटी पुट करोगे तो पूरे नीचे का टर्म क्या हो जाएगा? r डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंफिनिटी। r डिवाइडेड बाई इंफिनिटी कितना होता है? 0। यानी c कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए c CV के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? FR बाई 2 या फिर r डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये दोनों यूज कर सकते हैं। अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम होता, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर होता तो x की वैल्यू कितनी होती है? अरे x की वैल्यू 0। हाँ, x की वैल्यू कितनी होगी? 0। x की वैल्यू अगर 0 है, अगेन यहाँ पे पुट करोगे तो CP जो होगा इट विल बी व्हाट? CV प्लस R। ये प्रूफ करे थे पहले भी, तो इस इक्वेशन से भी प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारे पास? कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी x इज इक्वल टू 1, PV इक्वल्स टू क्वांटिटी, तो 1 पुट करो, क्या आ रहा है? C जो आएगा कांस्टेंट के लिए CV प्लस इंफिनिटी आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना हो गया? इसलिए ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, या उसको क्या लिखते हैं? इंफिनिटी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारे पास? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए x कितना हो जाएगा? गामा। तो C एडियाबेटिक अगर देखोगे इट विल बी CV प्लस 1 माइनस गामा, और ये जो वैल्यू होता है इसको लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे का नेगेटिव है, क्योंकि इससे माइनस बाहर खींचोगे गामा माइनस 1 हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कितना आएगा? 0। और अगर कोई भी x है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? C की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकता है क्या? C की वैल्यू नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? सोचो कि किसी भी गैस के लिए किसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसका C क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ऐसा पॉसिबल है? अरे वो डिपेंड करेगा ना x की वैल्यू पे। अगर x कुछ ऐसा पुट कर दिए जैसे ये टर्म CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स लेस देन कितना हो गया?
0, इसी को बोलते हैं ना सी नेगेटिव, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी पोली नेगेटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव होगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा? एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए उसके लिए नेगेटिव हो जाए, यानी सॉरी, अरे हमेशा 0 ही थोड़ा होगा। अरे देख लो, समझ लो समझ लो। सी पोली तुमको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। सी पोली नेगेटिव कहने का मतलब है आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यही ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 लिख लोगे, इसको इधर भेज दो, तो आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 लेस देन किससे होना चाहिए? ऐसे कर सकते हैं, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1 शुड बी लेस देन व्हाट? गामा माइनस 1, सो x शुड बी लेस देन गामा। कर सकते हो, यानी x की वैल्यू अगर गामा से कम है, x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? गामा से कम है, तो पोली जो भी सी पोली होगा दैट विल बी नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात? यानी जो भी तुम्हारा ये टर्म है ये नेगेटिव भी हो सकता है किसी गैस के लिए, मे बी उसका जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है दैट कैन बी नेगेटिव आल्सो। सवाल आया था एक बार, मे बी आ सकता है फिर से, तो लिख लो नोट में। सी या स्पेसिफिक हीट ऑफ a gas, specific heat of a gas can be negative for a given process, can be negative for a given process, अब एक चीज समझना, सी नेगेटिव अगर हो गया यानी डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इस केस में क्या होता है ना कि अगर तुम्हारा सी नेगेटिव हो रहा है तो इससे क्या कंक्लूजन आएगा? सी नेगेटिव होने का क्या मतलब हो रहा है? तुम हीट सप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तुम हीट सप्लाई कर रहे हो तो भी टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये कब होगा कि हम हीट सप्लाई करें बॉडी को और टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो? ये कब हो सकता है? देखो होगा क्या कि एक सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस हमने करा ना कि तुमने इसको हीट सप्लाई करा, इसके चलते इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? T फाइनल इज लेस देन व्हाट? T इनिशियल। ये कब पॉसिबल है? जब यहां से वर्क डन हो रहा, वो वर्क डन ऐसा हो रहा है कि ये इसके डेल यू की वैल्यू को घटा रहा होगा। क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन जो होगा ना, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि ये रिलेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये जो टर्म है ना, ये टर्म क्या आ रहा है तुम्हारा? नेगेटिव। तुम हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन जो भी टेम्परेचर है उसमें क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। ये क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि वर्क जो है ना इस हीट सप्लाई से ज्यादा हो गया। हीट सप्लाई से अगर ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा यू नेगेटिव होने का क्या मतलब है? टेम्परेचर फॉल हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा वर्क डन हो रहा है ना कि वो हीट से तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी भी खा जा रहा है। ऐसा प्रोसेस है कि हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके चलते भी वर्क हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? इंटरनल एनर्जी में से भी कुछ पोर्शन लेकर के भाग जा रहा है, और जब इंटरनल एनर्जी में से कुछ पोर्शन लेकर भागेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर फॉल होगा। इस केस में जिस भी प्रोसेस के लिए सी पोली तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ वर्क डन का जो पार्ट है वो कहां से आ रहा है? इंटरनल एनर्जी से आ रहा है। और जब इंटरनल एनर्जी से कुछ भी खींचोगे तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो लिख लो इसमें नोट में, उसी में। इट मीन्स even on heat addition, it means even on heat addition, temperature of the system, even on heat addition, temperature of the system will decrease because some part of the work
because some part of the work is extracted from internal energy. और अगर इंटरनल एनर्जी में से कुछ भी खींचोगे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। और इंटरनल एनर्जी कब डिक्रीज होता है, जब टेम्परेचर फॉल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक बार ठीक से समझ लो। अगर तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, हीट देने का मतलब होता है पॉजिटिव। डेल्टा क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, इसमें सी क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। तो अगर सी नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तब ये दोनों मिलकर के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको बोलेंगे हीट एडिशन। हीट एडिशन का मतलब ये हमने साइन कन्वेंशन में क्या लिया हुआ, फिजिक्स में हीट एडिशन को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जस्टिफाई होना चाहिए, तो जस्टिफाई। अब सी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब डेल्टा टी जो होना चाहिए वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा टी कब नेगेटिव होगा, व्हेन टी फाइनल इज लेस देन। और फाइनल टेम्परेचर कब फॉल होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कब होगा, जब यू इज डिक्रीजिंग। आ रही बात समझ में। चलो तो वही नोट है तुम्हारा। क्या एग्जांपल दे तुमको, क्वेश्चन देगा ऐसे, वर्क डन ज्यादा, वो बना लेंगे। अभी 40 जूल हीट दिया, ठीक है, वर्क हो गया 50 का। तो इस केस में डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू विल बी -10। यानी जो बाकी का काम हो रहा है, अगर पहले इंटरनल एनर्जी 100 था तो अभी कितना हो जाएगा, 90। बस एग्जांपल हो गया, और क्या समझोगे। मतलब जितना तुमने हीट दिया उससे ज्यादा का वर्क हो जाएगा, जितना तुमने क्या करा, हीट दिया। पहले क्या हो रहा था ना, पहले सिचुएशन ऐसा था कि डेल्टा क्यू हम दे रहे थे तो इसका कुछ पोर्शन क्या हो रहा था, डेल्टा यू में जा रहा था, और कुछ पोर्शन डेल्टा डब्ल्यू में जा रहा था। ये कब होता है, व्हेन सी इज ग्रेटर देन 0। अब जब सी लेस देन 0 होता है ना, तो अभी देखो क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू जो होता है ये अब दोनों से आता है, डेल्टा यू से भी और डेल्टा क्यू से भी। ये दोनों मिलाकर के क्या करेंगे, वर्क प्रोड्यूस करेंगे। ये कब होगा, व्हेन सी इज लेस देन 0। आ रही बात समझ में। यानी वर्क डन इन दिस केस इज ग्रेटर देन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। और जब सी पॉजिटिव होता है तो वर्क जो तुम हीट सप्लाई करोगे दैट विल बी ग्रेटर देन वर्क डन। सवाल करते हैं कुछ। लिखना, in equal expansion process, in equal expansion process, in equal expansion process, in equal expansion process, arrange, in equal expansion process, arrange work done, arrange work done during, arrange work done during isobaric, isobaric, comma, isothermal, isobaric, isothermal and adiabatic process। कह रहा है कि एक्सपेंशन इक्वल, एक्सपेंशन इक्वल कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वॉल्यूम का वो क्या है, सेम है तीनों प्रोसेस में। तो कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तुमको बस वर्क अरेंज करना। कैसे पता चला, इसको ऐसे होता है कि कैसे और कैसे, तो पीपी से पीपी जो करते हैं तो क्या करते हैं, एरिया आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका।
ये पेपर नीट में आया हुआ है। आया हुआ था ना, देखो उसको याद है, तुम नहीं दिए थे नीट पेपर, देना चाहिए था। तुम कुछ दिए हो आज तक, खुद दे हो या कोई और देके पास करा दिया तुमको? ऐसा होता है इधर बिहार में, तो होता है ना कि किसी और का नाम है, कोई और बैठ गया, पेपर दे दिया, पास करवा दिया, ऐसा नहीं होता है? देखो क्या हो रहा है, पीवी है, देखो ये तुम्हारा वी आई है और ये क्या है, पीएफ है, क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब करना क्या है ना कि हमें 3 प्रोसेस लेना है, तीनों प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का जो रेंज है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी 1 से 2 जा रहे हैं। कैसा प्रोसेस है, 1 से 2, ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट। एक प्रोसेस इस तरीके का हो सकता है और एक प्रोसेस ये हो सकता है। जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसका स्लोप ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। यानी ये जो प्रोसेस है 2 डैश, इट विल बी एडियाबेटिक, और ये जो प्रोसेस होगा 2 डबल डैश, ये क्या होगा, आइसोथर्मल। ठीक है, सब में एक्सपेंशन हो रहा है, सब में एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तीनों जो कंडीशन है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे वर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय एक्सपेंशन प्रोसेस। और एक्सपेंशन प्रोसेस के चलते जो वर्क आता है ना, दैट विल व्हाट, नोट में लिख सकते हो, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस इज पॉजिटिव। क्या आएगा तुम्हारा, वर्क डन जो होगा इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज कर। अब देखो इस केस में अगर तुम वर्क डन निकालते तो पूरा एरिया निकालना पड़ता, और पूरा एरिया जो होता पूरे ट्राइंगल का, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आता। दूसरे वाले केस में ये एरिया आएगा, साथ ही साथ नीचे वाला ये पूरा एरिया ये निकल जाएगा। तीसरे केस में ये एरिया और ये पूरा बाहर का निकल गया। मतलब सबसे ज्यादा ग्राफ जो है एरिया किसके अंडर कवर करेगा, आइसोबारिक के केस में, यानी वर्क डन बाय आइसोबारिक इट विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय adiabatic, will be greater than work done in isothermal process. वर्क डन पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। बोलो, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, हाँ उल्टा लिख देंगे, ये तुम्हारा आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है। जो ज्यादा स्टीपर होता है तो इसमें भी चेंज कर लो थोड़ा सा, यहाँ क्या होगा, आइसोथर्मल, और इस केस में एडियाबेटिक। सबसे कम वर्क डन जो होगा किसमें होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में।
ऊपर वाला नोट लिख लिया हो ना, वर्क डन इज पॉजिटिव इन एक्सपेंशन। तो अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी भी कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क बाहर से करना पड़ता है गैस पे। क्योंकि अगर कंप्रेस करोगे, समझ लो यहां से, अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, प्रोसेस कोई सा भी हो, एक्सपेंशन होगा तो ये वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पे जो प्रेशर है किसके चलते, गैस के चलते, वो इसको मूव करवा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस बार वर्क डन बाय द गैस होगा। वर्क कौन कर रहा है, गैस कर रहा है। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन के केस में क्या होगा कि बाहर से तुम फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस करोगे, क्योंकि वॉल्यूम विल व्हाट, डिक्रीज। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। इन दैट केस जो वर्क होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज नेगेटिव। किस केस में, कंप्रेशन के टाइम में। आ रही बात समझ में। अब इसके बेसिस पे साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क है ना, वो एक केस में नेगेटिव होता है और एक केस में, इसी दोनों को, ये दोनों अगर तुमको पता है तो साइक्लिक वाला हमने बोला था ना कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होता है साइकिल के अंदर, पॉजिटिव। और अगर काउंटर क्लॉकवाइज में है तो क्या आता है, तो समझ लो क्या हो रहा है। अब देखो, मान लो ये प्रोसेस हो रहा था इधर से इधर। अभी ये जो साइकिल है ये कैसा साइकिल है, 1 से 2 जा रहा है। ये कैसा साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉक की दिशा में चल रहे हो। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, ऐसा कुछ होता, तो ये कौन सा साइकिल है, एंटी क्लॉकवाइज है, समझो। अब 1 से 2 बाया ए जाओगे, 1 से 2 किधर से जा रहे हैं, क्योंकि वर्क डन जो होगा, वर्क डन समझ लो इस केस में इट विल बी W1A2 प्लस W1B2, ये होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन, ये इसके चलते आएगा। और चूंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इट विल बी पॉजिटिव, होगा पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। दूसरा केस, अगर 2 से कहा जा रहे हो, 2 से इधर जा रहे हो 2B1, तो इस केस में तुम क्या कर रहे हो, कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन होगा, साथ ही साथ जो एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, जो नीचे एरिया बच रहा है, यानी ये एरिया क्या होगा, छूट जाएगा उस केस में। तो ये वैल्यू एक तो छोटा होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, और साथ ही साथ ये नेगेटिव में है, तो छोटा भी है और नेगेटिव में है, मतलब समथिंग वैल्यू। जैसे 10 माइनस 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 8, एंड इट विल बी व्हाट, पॉजिटिव। इसलिए जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो उसके अंडर जो एरिया आएगा, कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया। क्योंकि ये जो नीचे वाला एरिया क्या है, दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक के लिए पॉजिटिव एरिया, दूसरे के लिए नेगेटिव एरिया। तो ये जो कॉमन एरिया यहाँ पे आया वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा कौन सा, जो इस कर्व के अंदर इनक्लोज एरिया है। और कर्व के अंदर इनक्लोज एरिया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिसाइड कैसे करेंगे, इस साइकिल से डिसाइड करेंगे। अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव वाला पोर्शन ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला पोर्शन कम होगा। तो टोटल वर्क डन या जो नेट वर्क डन होगा दैट विल पॉजिटिव। इस केस में देखो, इस केस में अगर 1 से 2 जा रहे हो, ऐसा 1 से 2 गए, फिर 2 से वापस आए, तो ए बी। पहले केस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, यानी W1A जो होगा 1A2 इट विल बी नेगेटिव होगा। और साथ ही साथ W2B1 देखोगे इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, नेगेटिव वाला कंपोनेंट इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया। और ये पॉजिटिव वाला कंपोनेंट क्या हो गया, अगेन ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में है। बचा कौन, ये वाला। और साथ ही साथ ये नेगेटिव में वैल्यू ग्रेटर है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा इट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव। तो अगर तुम्हारे पास क्लोज साइकिल है और क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लोज साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन विल बी व्हाट, पॉजिटिव। क्लोज साइकिल है और साइकिल किस तरीके के है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। वो नोट में पहले ही लिख चुके हैं, बस इसका वेट कर रहे थे कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेंगे, उसके बाद बता देंगे। एक और सवाल लिख लो।
लिखना, फॉर अ गैस CV is equal to, for a gas CV is equal to 4.96 calorie per mole per केल्विन या डिग्री सेल्सियस, कुछ भी रखो, सेम ही चीज है, क्योंकि यहाँ डेल्टा टी जो होता है वो लीनियर होता है। फुल स्टॉप। फाइंड heat added during constant pressure process for the given gas for a temperature change of 10 Kelvin. और एक बार रिपीट कीजिए। For a given gas, CV is equal to 4.96 calorie per mole Kelvin. Find heat added during the constant pressure process for the given gas for a temperature change of 10 Kelvin. नंबर ऑफ मोल्स कितना नहीं दिया तो 1 मोल ले लो, या 2 मोल्स कर सकते हो, 2 मोल कर लो। टेक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2। वन थ्री 2 क्या ऐड करे उसमें? आर की वैल्यू 2, कैलोरी में कितना कन्वर्ट करे हो तो 2 आया है। यहाँ सीपी निकालना पड़ेगा तुमको, और सीपी कितना होता है? सीवी प्लस आर, और आर कितना होगा? 2 होगा। देखो वर्क डन जो क्यू होता है, डेल्टा क्यू कितना होगा? एन सीपी डेल्टा टी होगा। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है? सीवी दिया हुआ है। सो सीवी से सीपी कैसे निकलता है? इसमें आर ऐड कर दो। लेकिन आर ऐड करते टाइम हम किसका ध्यान देंगे? यूनिट का ध्यान देंगे, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो क्या दिया हुआ है? पर मोल पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, सेम चीज है। ठीक है, तो आर भी जब हम पुट करेंगे किस टर्म में पुट करेंगे? कैलोरी में ही पुट करेंगे, यानी कैलोरी पर मोल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। आर जो होता है हम कितना याद करें? 8.314 बोलो जूल पर केजी में याद करे हो, मोल पर केल्विन ये याद करो। इसको कन्वर्ट किसके में करना है? हाँ, तो इसको डिवाइड कर दो कितने से? 4.2 से। तो 8.314 ये किस में कन्वर्ट हो जाए? कैलोरी पर मोल केल्विन में। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 2 के बराबर आएगा। तो अब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इट विल बी एन, नंबर ऑफ मोल्स कितना ले रहे हो? 2, 4.96 प्लस 2, टेम्परेचर में चेंज कितना दे हुआ? 10, 20 इंटू 6.96, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा? 139 पॉइंट यूनिट कैलोरी।
एक और सवाल लिखना ड्यूरिंग adiabatic expansion final volume एडियाबेटिक को आइसोथर्मल कर दो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन final volume is twice of initial volume full stop for a gas of 2 mole at 27 degrees Celsius find heat added during this process. Find heat added during this process. क्या ln2 का वैल्यू ln2 में ही रहने दो, नहीं याद है तो ln2 कितना होता है 0.693 पुट कर दो। केमिस्ट्री में अभी डीके वाला वो चीज पढ़ते हैं, नहीं पढ़े हो क्या? वो फर्स्ट ऑर्डर डीके, सेकंड ऑर्डर, ये सारा चीज नहीं पढ़ा? अरे एक और होता है ना केमिकल काइनेटिक, उसमें नहीं पढ़े हो क्या? अभी केमिकल काइनेटिक भी नहीं हुआ है। अभी चल क्या रहा है तुम्हारा? अच्छा 11 12 दोनों एक साथ में पढ़ रहे होगे? 11 में ही है तो 11 में अभी जीओसी पढ़ रहे हो, सीधे ऑर्गेनिक चलेगा फिजिकल छोड़ करके। चलो क्या करना, देखो तुमसे डेल्टा क्यू पूछ रहा। अब डेल्टा क्यू जो है कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोथर्मल के लिए ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है, लेकिन ये डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर होता है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए नोट में लिखवाएं कि डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा। तो हम डेल्टा क्यू निकाले या डेल्टा डब्ल्यू निकाले, बात बराबर है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू वी एफ बाई वी आई। के की जगह इधर क्या पुट करोगे टेम्परेचर के टर्म में, सो इट विल बी एन आर टी वी एफ बाई वी आई। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर कितना होता है, अगर 2 में पुट करोगे तो कैलोरी में आएगा। टेम्परेचर क्या रखे? नहीं, टेम्परेचर किस में रखेंगे? जो भी टर्म यहां पुट करेंगे किस में पुट करेंगे? सो ln2, क्योंकि 2 टाइम्स दिया हुआ है तो इट विल बी 2 इंटू
2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, मतलब ये हो जाएगा 1200 यूनिट कैलोरी। यूनिट किस पे डिपेंड करता है आर के वैल्यू पे। अगर आर कैलोरी में पुट करोगे तो आंसर कैलोरी में आएगा, अगर जूल में पुट करते तो जूल में आता। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।